वो लक्ष्मी देवी का मंदिर था। हर दिन के तरह शाम होने के बाद फल प्रसाद चढ़ा के पंडित जी दरवाजे पे ताला लगा के मंदिर से वो चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे माँ लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो जाती हैं। वहाँ आके वो चढ़ावे के फल प्रसाद खाने लगती हैं। ठीक उसी वक्त फटे चिटे गंदे कपड़ों में तारा और भव्या, 2 बच्चियां और उसके साथ उसकी माँ अनामिका मंदिर में रोते रोते आती है। शांत प्रकृति की देवी को मंदिर में देखकर अनामिका गुस्से से कहने लगती है, मैंने आपको माँ समझ के पूजा की ताकि आप थोड़ा दया दिखाएं और इन बच्चियों का देखभाल करें, लेकिन आप कोई माँ नहीं है। आप तो बस एक मिट्टी का पुतला है। आपके मन में ममता नहीं है, एक जीवन रहित मिट्टी का खिलौना। बस मैं इतना समझ गई हूँ। जब अनामिका इस तरह से उसे कह रही थी, माँ देवी लक्ष्मी प्रसाद ग्रहण करना बंद कर देती है और देखने लगती है कि आखिर में कौन उसे इस तरह डांट रहा है। फिर उन्हें समझ आता है कि ये तो उनकी भक्त अनामिका है। वो उन्हें पहचान लेती है। अच्छा तो तुम हो, मुझे लगा कोई और ही है। तुम्हारे ससुराल की परेशानियाँ कोई नई बात नहीं है और तुम इस तरह से मुझे पूछती हो, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। जब भी तुम्हें तकलीफ होती है तुम मुझे डांटती हो और जब गलती समझ में आती है फिर तुम माफी मांगती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मेरा फल प्रसाद कहाँ गया? ऐसा सोचकर माँ लक्ष्मी फिर से फल प्रसाद खाने में लग जाती है। अनामिका रोते रोते हाथ जोड़ के प्रणाम करती है। माँ लक्ष्मी, आप यही सोच रही है ना, मेरी ये समस्याएं कोई नई बात नहीं है और आपसे कहती हूँ उसमें भी कोई नई बात नहीं है। जब वो ऐसा कहती है, फल खा रही माँ लक्ष्मी आश्चर्य हो जाती है। थोड़ी देर बाद माँ लक्ष्मी मन ही मन खुद से कहने लगती है, अरे ये क्या, जो मैंने मन में सोचा वो बात अनामिका ने मुंह से कह दिया। तो क्या जो मैं मन में कह रही हूँ वो बात अनामिका सुन पा रही है? ऐसे कैसे? नहीं, चाहे कैसी भी भक्त हो, वो मेरी मन की बात कभी नहीं सुन सकती। शायद ऐसे ही कह दिया हो। हाँ वही होगा। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी निश्चिंत हो गई। फिर वो प्रसाद खाने लगी। तब तक अनामिका अपना दर्द बयां करने लगी। माँ, दहेज नहीं मिला तो वो मुझे गर्म पत्थर के ऊपर खड़े करके रख दी। फिर बेटियां पैदा हुई तो वो मेरी आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दी। माँ, कभी ऐसा दिन होगा जब वो कहेगी हाथ खोलो मैं मारूंगी, और तब तक वो मारेगी जब तक मेरी मौत न हो जाए। इस तरह अनामिका कह रही थी और उधर माँ लक्ष्मी फल खाते खाते उसकी सारी परेशानियां सुन रही थी। इतने सालों से मैंने बहुत सहा है, उसकी गालियाँ, उसके मार, मैंने सब कुछ बिना कुछ कहे हुए चुपचाप बर्दाश्त किया है। साथ में घर का काम काज भी किया है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। जब मैंने कहा काम के लिए नौकरानी रख लेते हैं तो उन्होंने बच्चों के साथ मुझे घर से धक्का मार के निकाल दिया। अब आपको ही सब कुछ करना होगा माँ। ऐसा कहकर अनामिका अपने साथ दोनों बच्चियों को लेकर मंदिर से जाने लगती है। चुटकियों में माँ लक्ष्मी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और कमला के वेश में अनामिका जिस रास्ते से जा रही थी वहाँ पे आ जाती है। तुम जब माँ लक्ष्मी के मंदिर में कह रही थी ना, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। वो मिट्टी की मूर्ति तुम्हारे परिवार के कष्टों को कैसे ठीक करेगी? तुम मुझे अपने घर में नौकरानी बना के ले जाओ, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। बस थोड़ा सा खाना दे देना, पैसे नहीं चाहिए। जब उसने ऐसा कहा, अनामिका ना नहीं कह पाई। वो कमला को अपने साथ घर ले आई। अनामिका को ये नहीं पता था कि माँ लक्ष्मी खुद नौकरानी के भेष में उसके घर में आई है। दरवाजे के सामने रमेश बड़ा परेशान था। जब उसने अनामिका और बच्चों को देखा तब जाके थोड़ा निश्चिंत हुआ। क्या अनामिका, माँ ने तुम्हें और बच्चों को घर से निकाल दिया और तुम बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई? तुम माँ से विनती तो कर सकती थी ना। मैं उन्हें मनाती हूँ, समझाती हूँ, इसीलिए उनका बर्ताव और दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। कैसा लगेगा अगर मैं झांसी की रानी बनके उन पे पलटा वार करूँ? वो देश के लिए लड़ी थी, सास के विरुद्ध नहीं लड़ी है। ये बताओ, ये कौन है? इनका नाम कमला है, हमारी नौकरानी। तुम्हें और तुम्हारी माँ को इन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, ना ही इन्हें खाना या कपड़े देने की है। मैं जो हर दिन खाऊंगी उसी से इन्हें भी दे दूंगी। अपनी पुरानी साड़ी भी मैं इन्हें दे दूंगी। ऐसा कहकर अनामिका कमला को घर के अंदर ले जाती है। शारदा और प्रसाद सोफे पे बैठे थे। अनामिका कमला के बारे में उन्हें बताती है। शारदा अपनी रजामंदी दे देती है।
तब से अनामिका खाना बनाती थी, बच्चों को रेडी करके उन्हें स्कूल भेजती थी। और जहाँ तक रही कमला की बात, वो सुबह सुबह उठ जाती थी, फिर घर का सारा कामकाज करती थी। फिर अनामिका जो खाना देती थी वो खाकर वो थोड़ी देर विश्राम करना चाहती थी, पर शारदा उसे कैसे भी विश्राम करने नहीं देती थी, उसे किसी न किसी काम में लगा देती थी। धैर्य रख के कमला घर का सारा काम कर देती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन घर का सारा काम काज करके कमला काफी थक जाती है और बिस्तर पे जाके वो सो जाती है। तभी अनामिका आके देखती है कमला को साक्षात माँ लक्ष्मी के रूप में, और वो अनामिका के ड्रेसिंग टेबल पे बैठी हुई है। कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है, ये सोचकर वो खुद को चींटी भी काटती है। जब जलन होने लगती है तो वो समझ जाती है ये सब सपना नहीं है। अनामिका रोने लगती है। वो रोते रोते कमला के पास आके उसके पैरों को दबाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आप मेरे घर पे नौकरानी बनकर आके मेरा घर का सारा काम कर दी। मैंने कभी नहीं सोचा था माँ लक्ष्मी खुद मेरे घर पे नौकरानी बन के आएगी और मुझे मदद करेंगी। ऐसा वो सोच ही रही थी, तभी कमला जो बिस्तर पे सो रही थी वो उठ के कहने लगती है, अरे अरे मालकिन, आप मेरे पैर दबा रही है, मैं तो बस आपकी नौकरानी हूँ। मुझे सब पता चल गया है माँ, आप मेरे घर में काम वाली कमला बन के आई। ये मेरी माँ लक्ष्मी है, जिनकी मैं इतनी पूजा अर्चना किया करती हूँ। ऐसा कहने पे कमला माँ लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है। फिर देर न करते हुए अनामिका माँ लक्ष्मी को अपने घर के मंदिर में बैठाकर दूध से माँ देवी का अभिषेक करती है। फिर वो माँ लक्ष्मी का पैर पकड़ के कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आपका अभिषेक करके अपने सारे पापों को धोने की कोशिश की है। आप मेरे बच्चे, मेरे परिवार के ऊपर कृपा बनाए रखें। देवी माँ से प्रार्थना करती है। ये सुनकर देवी माँ कहती है, अनामिका, तुम मेरी सबसे प्रिय भक्त हो। मैं कहीं भी रहूं, मैं वहीं से तुम्हारा प्रार्थना स्वीकार करूंगी। कपूर से किया हुआ आरती मैं स्वीकार करूंगी। प्रेम पूर्वक फल प्रसाद में चढ़ाओगी, मैं उसे जरूर खाऊंगी। साथ ही साथ तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा सांसारिक जीवन का भी मैं पूर्ण रूप से ख्याल रखूंगी। बस माँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। अब आप मंदिर लौट जाइए। मेरे जैसे कई भक्त होंगे जो वहाँ पे आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए माँ, जाइए। अनामिका, अब से तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। माँ लक्ष्मी अनामिका को आशीर्वाद देके अंतर ध्यान हो जाती है। तब से अनामिका घर का सारा काम काज करती है और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। बहू अनामिका स्कूल के पास एक पकौड़ी का ठेला लगाई थी और वहीं पे बच्चों को वो पकौड़ी बेचा करती थी। आओ बच्चे आओ, मसालेदार और बिना मसाले के भी पकौड़ी खाओ, जिसे जैसा चाहिए वो आके ले जाओ। पैसे देकर जो पकौड़ी खाना वो खाते जाओ। इस तरह वो कहकर सभी को बुलाती है। बच्चे भी मसालेदार और बिना मसाले पकौड़ी खाने उसके दुकान में आते हैं। अनामिका के पकौड़ी बड़े स्वादिष्ट और ताजे होते हैं, इसीलिए बच्चे भी भीड़ लगा के वहाँ खाने आते हैं। उस दिन भी स्कूल में स्नैक्स बेल बजने के दौरान बच्चे अनामिका के दुकान में पकौड़ी खाने आते हैं, पैसे देते हैं और अपने अपने पसंदीदा पकौड़ी वो खाने लगते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी हरीश नाम का एक बच्चा, जिसके पास पैसे नहीं थे, वो अनामिका के ठेले के पास आके खड़ा हो जाता है। अनामिका की नजरें उस बच्चे पे पड़ी और वो मुस्कुरा के कहने लगी, आ गए बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। स्कूल में स्नैक्स बेल बज गया और अभी तक तुम मेरे ठेले के पास आके खड़े नहीं हुए, तब तक तुम आ ही गए। हाँ आंटी, मैं बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में सिर्फ रात में एक दफे खाना बनता है, दिन में खाना नहीं मिलता, इसीलिए भूख लगती है। पानी पीकर प्यास तो कैसे भी बुझ जाता है, पर भूख नहीं बुझती। हरीश की बातें सुन के अनामिका को गुस्सा नहीं आया, उसे बड़ा दुख हुआ और फिर वो गुस्से से कही, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा ना, आंटी मत कहा करो, दीदी बोलो। अगर आप मुझे बिना मसाले वाला पकौड़ी रोज देंगी तो मैं आपको दीदी कहूँगा, नहीं तो मैं सबके सामने आपको अनामिका आंटी आंटी कहकर बुलाऊंगा। 10 रुपए दो और खा लो। नहीं दूंगी ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बाहर खरीद के खाने के लिए माँ ने पैसे नहीं दिया आंटी। अगर माँ ने नहीं दिया तो जाके पिताजी से मांगो, वो दे देंगे। मेरे पिताजी नहीं आंटी, जैसे मैं पैदा हुआ एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। माँ ऐसा कहती है। तब से मेरी माँ कूली का काम करके बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके इस प्राइवेट स्कूल में मुझे पढ़ा रही है।
ऐसा कहकर हरीश रोने लगता है। हरीश को रोते देख अनामिका का दिल बर्फ जैसा पिघल जाता है। तुरंत वो 2 बिना मसाले वाला पकौड़ी लेकर हरीश के पास जाती है, फिर उसे देती है। हरीश बहुत खुश होके वो पकौड़ी वो खाने लगता है और प्यार से कहता है, थैंक यू दीदी, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। पहले ना कह दी, फिर मैं रोने लगा तो दुखी होकर आप ला कर दे दी। आज से मैं आपको दीदी कहकर ही बुलाऊंगा। बिना मसालेदार पकौड़ी की वजह से? हाँ, उसीलिए। हरीश पकौड़ी लेके जाने लगा तो अनामिका उसे रोक कर कहती है, तुम यही खा लो बेटा, क्लासरूम में तुम्हें कोई खाने नहीं देगा। घर जाने के बाद मैं एक खाऊंगा और मेरी माँ को एक खिलाऊंगा। बेचारी माँ, वो भी दिन भर बाहर कुछ नहीं खाती। ऐसा कहकर वहाँ से हरीश चला जाता है। अनामिका भी उसे बिना कुछ कहे मसालेदार और बिना मसाले वाला पकौड़ी बनाकर बेचने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपना दुकान बंद करके जो पैसे कमाती है वो लेके घर लौट जाती है। वहाँ घर के बाहर बगान में बेंच पे बैठ के सासू माँ शारदा और ससुर जी प्रसाद एक दूसरे से लड़ रहे थे। क्या हो गया सासू माँ, आप और पिताजी इस तरह से क्यों लड़ाई कर रहे हैं? कुछ नहीं बहू, मैं और पिताजी बात कर रहे थे। मैंने कहा आज तुम सारी पकौड़ियाँ बेचाएगी और वो कहने लगे कि नहीं बेचाओगी। अब तुम ही बताओ कौन जीता। अनामिका बिना कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है, फिर घर का कामकाज खाना पकाती है। बच्चे स्कूल से लौट आते हैं तो उन्हें खाना खिलाती है। बाद में सास ससुर को भी खाना देती है। क्योंकि रमेश मजदूरी का काम करता था तो वो लौट के आने पे दोनों खाते हैं, फिर सोने चले जाते हैं। इस तरह अनामिका हर दिन जो पकौड़ियाँ बेच के पैसे कमाती थी, उन पैसों को घर ले आके जो जरूरतमंद चीजें थी वो खरीदती थी और ऐसी जिंदगी गुजार रही थी। अब ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जो बच्चे रोज अनामिका के पकौड़ियाँ खाते थे, अब धीरे धीरे उन्हें बोर लगने लगा। सभी ने धीरे धीरे खरीदना बंद कर दिया। जब अनामिका ने पूछा कि क्यों वो पकौड़ियाँ खाने नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों ने कहा कि मसालेदार और बिना मसाले पकौड़ियाँ खा खा के अब वो बोर हो चुके हैं, इसीलिए वो दूसरे दुकान में जाके अब ओरियो बिस्किट खाने लगे हैं। इस वजह से अनामिका की आमदनी अब बहुत कम हो गई। अनामिका सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। तब उसने देखा सारे बच्चे ओरियो कुकीज खरीद के खा रहे हैं। तब वो मन ही मन सोचने लगती है, ओहो, बच्चों को अब कुछ खाने में नया चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो अगर मैं ओरियो बिस्किट लाके बेचूं तो कैसा रहेगा? अब चूंकि बच्चे एक दुकान से पहले से ही ले रहे हैं तो चांस है कि वो वहीं से खरीदेंगे। फिर जो बिस्किट लाऊंगी मैं वो बिकेगा नहीं और मेरा नुकसान हो जाएगा। बेहतर करना होगा, कुछ बेहतर वैरायटी, कुछ नया। अनामिका जब ऐसा सोच ही रही थी तभी गरीब हरीश अनामिका के पास आता है। अनामिका देखकर बहुत दुखी लगती है, इसीलिए उसका दुख का कारण हरीश पूछता है। फिर हरीश सोच के एक तरकीब बताता है। दीदी, मुझे एक तरकीब आई है, अगर अच्छा लगे तो आप वैसा कर सकती है। क्या, बताओ हरीश। दीदी, आपके पकौड़ियाँ बड़े फेमस है, पर बच्चे बोर होके आजकल ओरियो बिस्किट जाके खा रहे हैं। आप क्यों नहीं ओरियो बिस्किट से ही पकौड़ियाँ बना दे? उसकी बातें सुन के अनामिका को हरीश की तरकीब अच्छी लगती है। अनामिका बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे प्यार से उसे चूम लेती है। दीदी, आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहो। ठीक है भाई, आज से तुम्हें मेरे दुकान में जो खाने को मन करेगा तुम खा सकते हो। अगले दिन ही अनामिका अपने ठेले के पास खड़ी होकर जोर आवाज में कहती है, स्पेशल ओरियो पकौड़े और ओरियो पकौड़े। अनामिका कहती है। सारे बच्चे सुन के आश्चर्य हो जाते हैं। अब ये ओरियो पकौड़े का स्वाद कैसा है ये जानने के लिए सभी बच्चे आने लगते हैं। ओरियो पकौड़े, ये किसने बनाए? ओरियो पकौड़े मतलब ओरियो के पकौड़े, ओरियो बिस्किट से मैंने बनाए हैं। स्वाद कैसा है? खा के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। एक एक ओरियो पकौड़े का 10 रुपए भाव है। खा के खुद ही देख लो। अगर स्वाद पसंद नहीं आए तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी, पर सच कहना होगा। क्या मंजूर है? जब अनामिका ऐसा कहती है, सभी बच्चे अनामिका के दुकान में ओरियो पकौड़ा खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अनामिका का पैसों का डब्बा भर जाता है। स्कूल के बच्चों को अनामिका का ओरियो पकौड़े का स्वाद बड़ा ही अच्छा लगता है। उस दिन से अनामिका ओरियो पकौड़ा बेचना शुरू कर देती है और बच्चे भी वो पकौड़े बड़े मजे से खाते हैं और इस तरह अनामिका का ओरियो पकौड़े का व्यापार
आसमान छू लेता है।